चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी बुक से। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो पिछली क्लास में आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देखेंगे, कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा ही है, और इसका सॉल्यूशन भी करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन भी करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इस जैसा कि चैप्टर का नाम है इसको समझो अच्छे से। क्या पढ़ेंगे इसमें? चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो पहली बात तो ये है इक्वेशन। इक्वेशन मींस जैसे कि इसका नाम है टू वेरिएबल्स, यानी कि इसमें कितने वेरिएबल आएंगे? टू वेरिएबल, जैसे कि एक्स एंड वाई, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है, एम एंड एन, इस टाइप से आएंगे, ठीक है। मतलब एक ही में दो आएंगे, दो वेरिएबल आएंगे एक साथ। अभी तक हमने सिर्फ एक्स एक्स सपोज किया था, अब हम करेंगे एक्स और वाई सपोज, सिंपल लैंग्वेज में, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसमें, सिंपल से समझा दूंगा मैं आपको। इक्वेशन मतलब जैसे कोई चीज़ भी किसी की इक्वल हो जाए, मतलब जैसे मैं लिख दिया एक्स प्लस 5 इक्वल टू 2, वाई माइनस 2 इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 6, एक्स इक्वल टू 2 प्लस 5, या वाई प्लस 5, या वाई इक्वल टू 3 प्लस एम। तो इस टाइप की को हम क्या कहते हैं? इनको इक्वेशन, मतलब इक्वल आ जाए, मतलब कोई चीज़ किसी के इक्वल में लिख दी जाए तो उसको क्या कहते हैं? इक्वेशन। अब लीनियर मीन्स क्या है? लीनियर मीन्स होगा कि जो भी हम इक्वेशन लिखेंगे उसमें डिग्री इक्वल टू कितनी होगी? 1। पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती थी? 1। ध्यान है आपको, लीनियर पॉलिनोमियल उसमें क्या होती है? डिग्री कितनी होती है? डिग्री ऑफ वेरिएबल कितनी होती है? 1। ये हमने पढ़ा था। तो ऐसा ही हम लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे जिसमें एक्स और वाई यानी कि एक साथ दो वेरिएबल आएंगे जिसकी डिग्री कितनी होगी? 1। सिंपल सी बात समझो। और लीनियर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसका जो ग्राफ बनाएंगे हम, अब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं, तो इस चैप्टर में हम ग्राफ बनाना भी सीखेंगे। तो जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगी? लाइन। मतलब जो इक्वेशन हम पढ़ेंगे उसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगी? ग्राफ के अंदर क्या बनेगा? लाइन बनेगी, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि और कंफ्यूज हो गया। तो सिंपल से आपको ध्यान रखनी है कि इस टाइप की जो इक्वेशन आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इनको सॉल्व किया था आपने। एक्स की वैल्यू निकालते थे, वाई की वैल्यू निकालते थे क्लास 8 में। अब हम क्या करेंगे? एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल लेके आएंगे, ठीक है। और अभी तो आपका थोड़ा सा बेसिक है, क्लास 10th में थोड़ा डिटेल में आएगा, और सबसे ज़्यादा डिटेल में आएगा क्लास 11th और 12th में, काफ़ी डिटेल में आएगा, ठीक है। तो अभी इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, ग्राफ में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ इतना समझो कि एक इक्वेशन लिखेंगे, उसमें एक साथ में दो वेरिएबल आएंगे, ठीक है, एक्स और वाई, ठीक है। अब मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के बताता हूँ कि किस टाइप से होगा। तो लिखता हूँ मैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपको नोट करने का है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म किस फॉर्म में हुआ? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब एक एक्स वाला टर्म होगा, एक वाई वाला टर्म होगा, एक कांस्टेंट होगा, और इक्वल टू में क्या होगा? 0। अब सुनो अच्छे से, इसमें क्या कंडीशंस क्या क्या है, मतलब हम कब कहेंगे कि ये एक लीनियर इक्वेशन हो जिसमें क्या होना चाहिए? देखो, वेयर ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, एंड ए बी सी आर रियल नंबर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि ए और बी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों? देखो, अगर मान लो चलो मैंने ए की वैल्यू 0 ले ली तो ये टर्म क्या हो जाएगा? 0। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? टू वेरिएबल, तो ये क्या हो जाएगा? अगर मैंने ये हटा दिया, अगर मैंने हटा दिया तो क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन तो रहेगी,
क्योंकि डिग्री 1 है, लेकिन किस में हो जाएगी, इन वन वेरिएबल में। या फिर b की वैल्यू 0 ले लोगे तो भी क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अगर हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चाहिए तो x और y दोनों आना चाहिए, जिनकी पावर कितनी होगी 1, तो हम क्या कहेंगे, लीनियर। लीनियर मीन्स डिग्री 1 हो और टू वेरिएबल मीन्स दोनों वेरिएबल आने चाहिए। एक कांस्टेंट टर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वेरिएबल दोनों होने चाहिए। और ए बी सी आर रियल नंबर, मतलब ए बी सी की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। लीनियर इक्वेशन को हम लिखेंगे तो इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आया। अब बात ये आती है कि इसको सर इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, वो हम आगे की एक्सरसाइज जो आएंगी तब देखेंगे। तो पहले आप ये देखिए कि कोई लीनियर इक्वेशन होता है तो उसको कैसे लिखते हैं, बनाते कैसे हैं। तो जो आपने क्लास 8th में पढ़ा था वही सिचुएशंस आएंगे लगभग, बट हम इसमें दो वेरिएबल सपोज किया करेंगे, एक x और एक y। पहले हम एक ही वेरिएबल सपोज करते थे, ओनली x। अब दो वेरिएबल सपोज किया करेंगे, x और y। ठीक है, बाकी डिटेल आपको क्लास 10th में मिलेगी, काफी डिटेल में चैप्टर है और उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो क्या है, दो वेरिएबल आएंगे, इस टाइप की इक्वेशन होगी, डिग्री कितनी होगी 1। ग्राफ क्या बनेगा, इसका लाइन बनेगी। किस पर ग्राफ बनाएंगे, कहां पर, कार्टेशियन प्लेन पर। मींस आप ये समझ लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज होगी इसमें। कार्टेशियन प्लेन में लिखा था ना, एक्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाकर इसमें बनाएंगे। ठीक है, यूजिंग पॉइंट, मतलब पॉइंट का यूज करके हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसका आइडिया मैंने आपको बता दिया है, बाकी डिटेल में हम आगे की एक्सरसाइज में करेंगे। तो अभी आप इतना समझो कि कोई भी इक्वेशन लिखेंगे इन टू वेरिएबल्स में तो इस फॉर्म में लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में। ठीक है, चलिए तो हम एक्सरसाइज 4.1 निकालते हैं फिर उसका सोल्यूशन करते हैं। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, 4.1 का सोल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, स्क्रीन पर आ गया, आप थोड़ा सा रीड कीजिए अच्छे से उसको। क्या है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस। एक नोटबुक है, उसकी कॉस्ट कितनी है, ट्वाइस है, मतलब दोगुनी है, 2 टाइम्स है। किससे, द कॉस्ट ऑफ ए पेन, मतलब नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन से 2 टाइम्स है। तो राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो सिंपल है ये। तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक नोटबुक की कॉस्ट है और एक पेन की कॉस्ट है। सपोज कर लेते हैं, तो लेट अस कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक बी रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन बी रुपीज वाई। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, यहां लिखेंगे फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब वो क्या कह रहे हैं, नोटबुक, यहां लिख लो एक बार नोटबुक की कॉस्ट और यहां लिख लो पेन की कॉस्ट। अब इक्वेशन बनाने के लिए हमें इन दोनों को क्या करना होता है, इक्वल। देखो ये बेसिक है, थोड़ा सा समझ लो अच्छे से, ये क्या करते हैं हम, इक्वेशन बनाते कैसे हैं। ठीक है, वैसे आपने क्लास 8 में देखा होगा, पर यहाँ पे भी देख लो, x इक्वल टू वाई करना है, मतलब कॉस्ट ऑफ नोटबुक और कॉस्ट ऑफ पेन को वैल्यू क्या करना है, इक्वल करना है। अब कंडीशन क्या दे रहे हैं, नोटबुक जो है उसकी कॉस्ट कितनी है, ट्वाइस है, मतलब 2 टाइम्स है, मतलब इसकी कॉस्ट ये 2 टाइम्स है। लेकिन हम मल्टीप्लाई दोनों को इक्वल करेंगे तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इस समझो उसको, अगर मान लो कॉस्ट मान लो किसी की 20 रुपीज़ है और पेन की कॉस्ट कितनी है 10 रुपीज़। अब मुझे इन दोनों को इक्वल करना है तो मैं 2 का मल्टीप्लाई कहाँ करूँगा, यही तो करूँगा, क्योंकि कॉस्ट तो 2 टाइम्स है, दुगनी है कि नहीं इससे। लेकिन मुझे जब इन दोनों को इक्वल करना होगा तो 2 का मल्टीप्लाई में कहाँ करूँगा, यहाँ। तो आपको ध्यान रखना है, जो कम वैल्यू होती है वहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, जहाँ कम होता है वहाँ। और पेन की कॉस्ट कितनी है वाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब इक्वल करते हैं तब करना है, आपको ध्यान रखना है इस बात को। आगे और डिटेल में करेंगे तब देख लेना आप आराम से। अब हमें लिखना किसको है, राइट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इन रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या कैसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसका, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0, मतलब इक्वल टू में क्या चाहिए हमें, 0। तो यहाँ क्या लिख देंगे, x प्लस 2y, यहाँ की क्या हो जाएगा माइनस, तो -2y और इक्वल टू 0।
तो ये हमारी क्या आ गई इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई, बस इतना करना था, उसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 and indicates the value of a, b and c in each case। देखो क्वेश्चन अच्छा है, कुछ खास नहीं। देखो यहाँ पे जो जितने भी लिखे हुए हैं आपको सामने, ये 1 2 3 जितने भी लिखे हुए इनको किस में फॉर्म में लिखना है? आपको किस फॉर्म में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखो वैसे उन्होंने लिख के दे दिया है कि इन सबको किस फॉर्म में लिखना है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। मतलब ये है आपको पहले x वाला टर्म लिखना है, फिर y वाला टर्म लिखना है, फिर कांस्टेंट टर्म लिखना है, फिर इक्वल टू 0। मतलब RHS में जो भी है वो सब कहाँ लेके आना है? आपको LHS में लेके आना है। फिर उसके हिसाब से आपको ए बी सी की वैल्यू बतानी है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? 2x प्लस 3y। अब ये जो प्लस का यहाँ है तो यहाँ कैसे हो जाएगा? माइनस का, तो माइनस 9.35 बार और इक्वल टू में क्या बचेगा? 0। तो ये हो गया कि नहीं हो गया? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में। मतलब एक्स वाला टर्म प्लस वाई वाला टर्म प्लस कांस्टेंट टर्म, मतलब नंबर वाला टर्म। और कोई जरूरी नहीं है, कोई आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। इसके हिसाब से आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी है। तो कंपेयर करेंगे किससे? कंपेयरिंग विथ इससे। तो इसके हिसाब से देखो ए क्या होता है? ए की वैल्यू क्या होती है? जो एक्स के मल्टीप्लाई में आती है वो ए की वैल्यू होती है। तो यहाँ क्या होगा? हियर ए इक्वल टू कितना हो गया? 2। और बी इक्वल टू कितना होगा? जो वाई के मल्टीप्लाई में आता है, कितना आ रहा है वाई के मल्टीप्लाई में? +3। तो बी की वैल्यू +3। और सी की वैल्यू कितनी होगी? जो कांस्टेंट टर्म होता है, तो कितना है? -9.35 बार। बस हो गया, इतना करना है। सेकंड देखो, तो उसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखने की जरूरत है क्या? लिखा हुआ है पहले से ही, एक्स वाला टर्म फिर वाई वाला टर्म फिर कांस्टेंट टर्म इक्वल टू में पहले से ही क्या है? 0 है। तो कंपेयर करो, एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है? ये इक्वल टू 1 होगा, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो 1। बी इक्वल टू क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ वाई, यानी कि वाई का कोफिशियंट। तो वाई के मल्टीप्लाई क्या है? तो -1 और अपॉन 5। 1/5 है ना, क्योंकि मैं इसको क्या ले सकता हूँ? -1/5 मल्टीप्लाई वाई। ठीक है, माइनस, और सी की वैल्यू कितनी होगी? -10 कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये पहले से सिंप्लीफाई था। अब ऐसे ही अगले देखो, थर्ड है, तो -2x प्लस 3y तो है, +6 यहाँ, तो यहाँ लेके आएंगे तो क्या लिखेंगे इसको? -2x प्लस 3y -6 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 जो x के मल्टीप्लाई में है, b की वैल्यू क्या हो जाएगी? +3 और c की वैल्यू -6 जो कांस्टेंट टर्म है। बस हो गया। इसको देखो, x तो यहाँ है, +3y यहाँ आके कैसा हो जाएगा? -3y। तो -3y इक्वल टू कुछ नहीं है, कांस्टेंट में क्या जोड़ देंगे हम? 0। तो a इक्वल टू क्या हो गया? 1 जो x के मल्टीप्लाई में है, b इक्वल टू जो y के मल्टीप्लाई, तो y के मल्टीप्लाई कितना है? -3 है कि नहीं? कांस्टेंट। अब जो नहीं होगा उसकी वैल्यू 0, कांस्टेंट नहीं है तो 0। मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता है तो 1 लेते हैं, अगर वो चीज वो टर्म ही नहीं है तो 0। ठीक है, और कई सारे हैं, बहुत सिंपल है, लेकिन देखते जाओ आप एक करके। देखो अब ये है, तो 2x -5y यहाँ के कितना होगा? +5y प्लस कांस्टेंट कुछ नहीं है तो 0 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये इक्वल टू कितना हो गया? 2, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू 0। a मतलब 2 का x का कोफिशिएंट, b मतलब y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म यानी कि 0। ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? चलिए अगर देखो 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको कैसे करेंगे? 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 को, तो देखो 3x y वाला टर्म नहीं होता है तो उसको हम 0 इंटू क्या कर लिख सकते हैं? y, क्योंकि 0 इंटू वाई कितना हो जाएगा? 0 और +2 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें किस फॉर्म में लिखना है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में। x वाला टर्म लिखना है y वाला और कांस्टेंट। तो जहाँ
वाई था नहीं तो 0 × y लिख लिया, क्यों किसी भी नंबर को 0 × y लिख सकते हैं या 0 × कुछ भी लिख सकते हैं। तो a इक्वल टू कितना हो गया 3, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 2, है ना। देख लो x के साथ में 3 है तो a की वैल्यू 3, y के साथ में क्या है 0 तो b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 2। बहुत सिंपल है। अब इसको देखो, जिसमें अब इसमें x नहीं है तो क्या लिखेंगे इसको 0 × x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है कि नहीं। अब कंपेयर करो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू कितनी होगी 0, क्योंकि x के साथ में क्या है 0 तो a की वैल्यू 0, y के साथ में कुछ नहीं है तो 1 तो b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी होगी -2 हो गया। इसको देखो, अब इसको इस तरफ लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस की, तो -2x प्लस y है नहीं है तो 0 × y और 5 पहले से है तो 5 इक्वल टू 0, क्योंकि पहले x वाला टर्म लिखेंगे तो +2x यहाँ के कैसा होगा -2x, फिर y वाला टर्म तो y नहीं है तो 0 × y प्लस 5 पहले से है ये। कंपेयर करो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से, तो a की जगह कितना जाएगा -2, b इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू कितना होगा 5। बस, तो हमने सभी इक्वेशन को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख दिया और a b c की वैल्यू भी बता दी, हो गया। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.1 समाप्त होती है। अब ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन था, मतलब टर्म का लिखने का, जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो एक्सरसाइज 4.2 में आएगा, ठीक है। उसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो मेन पार्ट है वो 4.2 ही है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप समझ में आएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम क्यों पढ़े थे, इसका यूज कहाँ होगा, कैसे यूज करेंगे उसको, ठीक है, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है नहीं। तो अभी के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन और उसके सॉल्यूशन भी करेंगे, ठीक है।